गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम इन नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, एज ए इंट्रोडक्शन क्लासेस था जिसमें फैकल्टी के बारे में, क्यों इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इसका रोल, ये सारी चीज़ें पढ़ें। और इस क्लास में अब हम फोकस करेंगे हमारे सिलेबस का, जो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो यूनिट 1 जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंटेंट है एक सनसनी निगाह से देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डाई एटॉमिक मतलब कि दो एटम से मिलकर बना हो। ठीक है, दो एटम जब मान लेते हैं एटम ए हो और एटम बी हो, आपस में मिल गए तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में फ्यूज होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, तो इसी को बोलते हैं डाई एटॉमिक। फिर उसके बाद बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल, पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरिन, कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो मटेरियल एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सारा चीज़ हमें पढ़ना है यूनिट 1 में। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब भाई ज़रा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन, सबसे पहला एटम हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1। दिस इज़ द 1s1, क्योंकि सबसे पहला एस ऑर्बिटल में है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1। क्लियर? लेकिन मान लेते हैं दो एटम आपस में दोस्ती कर लिए, एक हाइड्रोजन एटम ए, दूसरा हाइड्रोजन एटम ए, दोनों आपस में मिल करके दोस्ती कर लिए, ये बन गया H2। दिस इज द H2। अब देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ये H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आप डायरेक्ट 1s2 लिखेंगे? नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? इन सभी चीज़ों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MOT। तो सभी को क्लियर हुआ कि MOT थ्योरी क्या है? यानी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो उसी के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं MOT। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ज़रा देखते हैं क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, क्या क्या है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वॉज गिवन बाय हुन्स एंड मोलिकिन। ये बस नॉलेज के लिए, ये आपको ज़रूरत नहीं है उतना। हुन्स एंड मोलिकिन इन 1932, यानी 1932 में हुन्स एंड मोलिकिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया कि उसी के बेसिस पे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में? द मेन आइडिया ऑफ दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी में मेन बातें क्या चीज़ें हैं देखते हैं 1 by 1। तो पहला है व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ध्यान दीजिए, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए ये हाइड्रोजन एटम था, इसका जो ऑर्बिटल होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब कुछ लोगों को पता होगा तो ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, जिनको नहीं पता तो जानिए कि ऑर्बिटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी। क्योंकि नेचर में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तो वो मैटर से बनकर बना है, और मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा ये तो आप देख नहीं पाएंगे, आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है अपने ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यानी ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, यानी उस एरिया में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो सभी की क्लियर हो गया ऑर्बिटल्स क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन के पाने की टेंडेंसी, यानी वहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे क्लासरूम में है, क्लासरूम में पता चलेगा क्लासेस चल रही है तो क्लासरूम में ही सभी स्टूडेंट रहेंगे वहाँ पे। ठीक, यानी स्टूडेंट सबसे, क्लास चल रही है तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? क्लासरूम में। जैसे ही क्लास ऑफ हो गया, क्लासरूम खाली, फिर स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे? कोई इधर मिल रहा है, कोई वहाँ।
लाइक दैट। तो ये हो गया ऑर्बिटल। तो जब ओवरलैप दे लूज देयर आइडेंटिटी, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल था तो ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। द न्यू ऑर्बिटल दस फॉर्म आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सभी को क्लियर हुआ कि दो एटम में भी सेम हो, में भी डिफरेंट हो, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे और एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका मतलब कि दोनों की एनर्जी भी भाई लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको आम भाषा में समझिए कि दोस्ती तभी होगी भाई जब दोनों की लगभग फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों लोग मिलते जुलते रहेंगे। जैसे आप सभी लोग फर्स्ट ईयर में आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के जितने लोग बड़े अच्छे से दोस्ती हो जाएगी, खूब अच्छे से घुल मिल जाओगे। लेकिन क्या आप फाइनल ईयरों के साथ उतनी दोस्ती हो पाएगी? शायद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सेम चीज़ इसी को अप्लाई कर दीजिए। तो यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल तभी मिलेंगे जब उनका एनर्जी लगभग ऑलमोस्ट सेम हो एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, ठीक है। जो s ऑर्बिटल का जो शेप है ये ओवल शेप में होता है, ओवल शेप। p ऑर्बिटल जो होता है डम्बल शेप में होता है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। और d ऑर्बिटल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लाइक दिस वे, ठीक है। ये तो ये अलग अलग शेप होता है, ठीक है, यानी इनका ओरिएंटेशन अलग होता है। इसके बारे में डिटेल अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो यानी एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए और इनका आसानी से ओरिएंटेशन हो जाए, ठीक है, आपस में ओवरलैपिंग हो जाए। अब s ऑर्बिटल तो आसानी से ओवरलैपिंग हो जाएगा, लेकिन s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कराएंगे तो बहुत कम एरिया ओवरलैपिंग के लिए मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि कंपेरेबल एनर्जी होना चाहिए एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। थर्ड पॉइंट, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये एक नई चीज़ आई आपको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग। तो अभी तक हमने पहला चीज़ सीखा, रिवीजन कर लेते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेगा तो उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी, एक नया बनेगा। कब मिलेंगे? जब दोनों की एनर्जी लगभग बराबर हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तीसरी बात, जैसे ही ये आपस में कंबाइन करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी, ठीक है, लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखिए, पूरी केमिस्ट्री में है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आम भाषा में समझिए कि जिसकी एनर्जी अगर कम होगी वो स्टेबल ज़्यादा होगा। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, जैसे हम सभी का सपना होता है भाई स्टेबल हो जाए, एक अच्छा कैरियर, अच्छा जॉब, सब बढ़िया हो जाए, एकदम लाइफ मस्त चले, स्टेबल। तो उसी तरह केमिस्ट्री में हर एक कंपाउंड चाहता है कि उसका क्या हो, ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट मतलब नोबेल गैस, जैसे 2 है, 8 है, 2, 8, 18, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए और उसके बाद उसकी एनर्जी लोअर हो जाए, स्टेबिलिटी हाईएस्ट। यानी हर एक केमिस्ट्री में कोई भी एटम आपस में रिएक्ट कर रहा है, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, एडिशन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, जो भी सारी कहा जाए कि रिएक्शन हो रहा है, वो सारा खेल किसका है, एनर्जी। यानी एनर्जी को कम कर देना, स्टेबिलिटी बढ़ा लेना। देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंट बाई सिग्मा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई ETC, ठीक है। वेयर एज द करेस्पॉन्डिंग, जितना बॉन्डिंग बनेगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि मान लीजिए 2 सिग्मा बॉन्डिंग बन रहा है तो 2 एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा।
जितने बॉन्डिंग उतने ही एंटी बॉन्डिंग, इक्वल नंबर के बनेंगे। बस ये सिग्मा बना, ये पाई बना, तो एंटी बॉन्डिंग में बस क्या कर देंगे, उसके ऊपर स्टार लगा देंगे, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग। आई होप सभी लोग क्लियर हुआ होगा। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, किसकी एनर्जी कम है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई, और इसी के बेसिस पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया बेसिक थ्योरी, किसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। द फर्स्ट वन, द एनर्जी ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो कि अभी हमने पहले बताया। ये ऐसा इसलिए लिख दिया है, फोकस कर दिया है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट में ये पूछा जाता है कि क्या कंडीशन होना चाहिए। तो कहते हैं ना, दोस्ती दोनों लोग तभी होगी जब दोनों लोग लगभग बराबर के हों और लगभग सेम जैसे हो, ठीक है। तो यानी एनर्जी लगभग सेम होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। नेक्स्ट, द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव प्रॉपर ओवरलैप एंड द सेम मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पता चले एक यहाँ बैठा एक यहाँ बैठा है, दोनों आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तो ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। क्लियर। तो यानी आसपास होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और दोनों की लगभग एनर्जी बराबर होनी चाहिए, तभी इनके बीच दोस्ती होगा, यानी तभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो ये था नेसेसरी कंडीशन। द नेक्स्ट पॉइंट, अब बन गया भाई, बॉन्डिंग भी बन गया, एंटी बॉन्डिंग भी बन गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो जैसा अभी आपने देखा, बस उसी को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग। अब एडिटिव का मतलब क्या हुआ कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ गए। ज़रूरी नहीं कि आपस में जुड़ जाए, हो सकता है वो रिपेल भी हो, यानी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यानी जब सेम एनर्जी के हों और आपस में एडिटिव हो, आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। नाम ही है एंटी, एंटी का मतलब दोनों एक विरोध कर रहे हैं, यानी माइनस हो रहे हैं। और बॉन्डिंग मतलब दोस्ती हो रही है। दोस्ती कब होती है? जब दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो इसी तरह याद रखिए, बॉन्डिंग का मतलब दोस्ती हो रही है, तो यानी आपस में जुड़ रहे हैं, एडिटिव। एंटी बॉन्डिंग यानी एक दूसरे का अपोजिट है, यानी क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट, यानी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब बोलते हैं ना कि चार दोस्ती हैं, तब पता पूछते हैं भाई ये कहाँ मिलेगा, कहेंगे चारों दोस्त हैं तो वहीं भी मिलेंगे, चारों एक साथ ही मिलेंगे। बोलते हैं घर वाले कि नहीं, अगर चार लोगों की दोस्ती है, एक मिल रहे हैं बाकी नहीं मिलते, कहाँ है? अच्छा है, वो चारों दोस्त हैं, ये वहीं होंगे चारों एक साथ। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ बॉन्डिंग होगा, यानी सब एक ही जगह होंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आसान होगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी ज़्यादा होगा यहाँ पर। अब इसमें क्या, मिल तो नहीं रही हैं, दूर दूर हैं, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। देयर इज ऑल्सो ए नोड बिटवीन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो नोड का मतलब बस ऐसे समझिए आसान भाषा में कि जब दोनों के बीच की दोस्त टूट गई तो बीच में एक दीवार बन जाता है। फिल्मों में दिखाया जाता है, हर जगह दिखाया जाता है, दो दोस्त हैं, बीच में अगर ब्रेकअप हो गया तो दीवार बन गया। ठीक है, बस वही दीवार को नाम यहाँ पे रख दिया गया है नोड, बस यही याद रखिए। ठीक है, यानी दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया तो जो दीवार बन गई वही बन गया नोड। क्लियर? तो ये हो गया नोड। अब ये आगे में क्लास में पढ़ेंगे कितना ज़्यादा नोड बन रहा है, जितना ज़्यादा ब्रेकअप होगा नोड और ज़्यादा, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, इस तरह से बनते जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि इसमें हमें हर एक चीज़ को समझना है, रटना नहीं है। हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो एक माइंड में इमेज बनेगा और वो कभी भी आपके माइंड से मिस नहीं होगा।
तो आप लोग अच्छे से एक समझिए, समझ के पढ़िए। द नेक्स्ट इज these are the formed by the combination of positive and negative with negative the part of the electrons wave। जो इलेक्ट्रॉन्स की एक वेव होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड प्लस, इसका मतलब प्लस प्लस आपस में मिल रहा है, यानी जो इस तरह से होगा तो एक प्लस होता है और एक माइनस, तो यानी प्लस प्लस आपस में मिल रहा है या माइनस माइनस, यानी एक ही जैसे हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि ओवरलैप ऑफ प्लस विथ माइनस पार्ट, यानी अपोजिट के साथ मिल रहा है। क्लियर? तो एंटी बॉन्डिंग नाम ही है एंटी, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और बॉन्डिंग में तो एक प्लस है तो वो भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस, दोनों बराबर। क्लियर? तो बॉन्डिंग यानी दोनों सेम सेम, एंटी बॉन्डिंग यानी अपोजिट। The next point is the electron density in bonding molecular orbital in the internuclear region is high। अब पता चला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन पाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन इंटरन्यूक्लियर रीजन इज़ वेरी लो। बस वही बात को घुमा फिरा के बोला जा रहा है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वैसे ही कम होगी, तो यानी इंटरन्यूक्लियर रीजन में क्या होगा, और भी ज़्यादा कम होगा। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिफरेंस लिखिए या तो बोल देगा कि शॉर्ट नोट्स ऑन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यही सारे पॉइंट लिख देंगे। एंटी बॉन्डिंग के बारे में पूछ दिया तो ये लिख देंगे, और डिफरेंस कर दिया तो दोनों एक साथ लिख देंगे। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉन्डिंग में, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई डेल्टा। तो डेल्टा थोड़ा हायर क्लास में यूज होता है, अभी हमारा काम बन जाएगा सिग्मा एंड पाई से। और एंटी बॉन्डिंग में बस स्टार बना दीजिए, ये सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं आसपास एरिया में मिल जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ मिलेगा उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। और फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पोजीशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर कभी नहीं रहता, नेवर भी। एब्सोलूट टेम्परेचर पे भी -273 डिग्री सेल्सियस पे भी, जहाँ पे एवरीथिंग फ्रीज हो जाता है, ट्रांजिशन रोटेशन स्टॉप हो जाएगा, वाइब्रेशनल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि इस यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ गतिमान है। ठीक है, शास्त्रों में बोला गया कि हर चीज़ गतिमान है, तो उसका कॉन्सेप्ट यही है। हर चीज़ गतिमान मतलब हर चीज़ किससे मिलकर बना है, मैटर, और मैटर यानी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का रोटेशन चलता रहता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा उसी को पर्टिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अभी तो हमने सीखा कि ये बॉन्डिंग बना, अब ये एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कैसे, उसके लिए दो रूल आया था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। यानी ये आप लोगों ने 10+2 क्लासेस में पढ़ा होगा अच्छे से, ऑफ बाउ एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑफ बाउ क्या रूल बोलते हैं, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। यानी सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी, सबसे छोटा जो होगा उसको दिया जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? अच्छे से ऐसे समझ लीजिए और आसानी से। मान लीजिए घर पे समोसा आ गया तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, पहले छोटे बच्चों को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। ऐसा नहीं कि सबसे बड़े को दे दिया जाए, छोटे को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले छोटों को दिया जाए, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, लास्ट में सबसे बड़े बचेगा। तो बस वही फंडा यहाँ पे भी लगेगा। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या है भाई, जरा देखते हैं। इन एन एटम्स और ए मॉलिक्यूल नो two electron can have the same set of 4 quantum number. The same
सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन का होता है एक पोजीशन, K, L, M, N इस टाइप के होते हैं, स्पिन, क्वांटम नंबर, एजीमुथल, तो ये ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। तो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर जो हैव द सेम। नेक्स्ट है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, यही दोनों का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। इसमें क्या है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस until all the atomic or molecular orbital are singly occupied। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं दो इस तरह से बॉक्स हैं, तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा फिर इसकी पेयरिंग होती है, और हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के, ठीक है, अपोजिट स्पिन के। क्लियर? ठीक है, तो देखिए ओवरऑल समरी बस यही है, समझिए कि समोसा आ गया तो सबसे पहले छोटों को मिलेगा, फिर बड़े को, फिर बड़ों को। क्लियर? क्या बताया आप बाऊ ने, हून्स रूल ने क्या कहा, समोसा आ गया पहले एक एक सबको बटेगा, उसके बाद बचेगा फिर भाई 2-2 समोसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले ही वाले को 2 समोसे दे दो, आगे वाले को मिले रहें। ठीक, बस इस तरह से आपको याद रहेगा, अबाउ प्रिंसिपल एंड हून्स रूल, और यही चीज़ को अप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। द नेक्स्ट स्लाइड इज द नेक्स्ट वन। ये इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है वहाँ पे पूछा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी मोस्टली जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन सब कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर? इन सभी थ्योरी को अप्लाई करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं और उसी चीज़ को एग्जाम में फोकस किया जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है फाइनल लॉन्ग आंसर टाइम में, व्हाट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्टकट में LCAO। देख लेते हैं ये भी क्या चीज़ है। बस वही जो आपने बातें पढ़ा, बस वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। कंसीडर 2 एटम A and B which have atomic orbital described by the wave function psi A and psi B। अभी हमने बताया था, मान लेते हैं ये A है और ये B है, यानी A एटॉमिक ऑर्बिटल B एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह दिया गया कि इसका जो वेव फंक्शन है साई ए, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये त्रिशूल की तरह बना दिया, तो यही है वेव फंक्शन। एटॉमिक ए का है तो ए हो गया, और बी है तो ये साई त्रिशूल की तरह बना दिया, ये बी। ठीक है, वेव फंक्शन ए एंड बी। क्लियर? वेव फंक्शन ए एंड बी। इफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेंगे, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of these two atoms overlap when the atom approach, then the wave function for the molecular orbital psi AB, यानी जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो psi AB। ठीक है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो आपस में ओवरलैप करेगा, और जब ओवरलैप करेगा तो psi AB, यानी वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ A और B। और आपको पता है, ध्यान दीजिए हमेशा, जब सिंगल रहेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब कंबाइंड हो जाएगा तो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है, एनर्जी भी लॉस कर देता है, क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमने पहले पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो psi AB यानी दिस इज़ द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। A एंड B अलग अलग थे तो एटॉमिक थे, आपस में मिल गए तो मॉलिक्यूल हो गए, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन। तो इसका मतलब हो गया NC psi1 प्लस C2 psi B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वेयर N इज़ द नॉर्मलाइज कॉन्स्टेंट चोजन टू द इंश्योर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग an electron in the whole of the space is unity, and C1 and C2 constants chosen to give a minimum energy for psi AB। बस आसान भाषा में समझिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रहे हैं तो 1 नंबर, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? वेव फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को हमने वेव फंक्शन से यहाँ रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे n नंबर, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो n का नंबर बढ़ाते जाएंगे।
दिस इज द थ्योरेटिकल पोर्शन. नेक्स्ट, वेयर द साइन ऑफ द टू वेव फंक्शन आर द सेम. अगर जब सेम है, वेव फंक्शन सेम है, तो अभी हमने बताया कि जब बॉन्डिंग होता है तो प्लस प्लस यानी आपस में ओवरलैपिंग हो रहे थे. यहाँ पे देखिए ये साई लग गया यानी वेव फंक्शन, एमओ का मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल. ये सब चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा. अगर एओ लिख गया तो यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, एमओ का मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल. द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस वेव फंक्शन ऑफ बी. यानी ये दोनों आपस में मिल रहे हैं. जब मिल रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर, और बॉन्डिंग है तो यानी कंस्ट्रक्टिव. यानी दो लोग आपस में मिल गए तो उनकी ताकत बढ़ गई, यानी ये कंस्ट्रक्टिव हो गया. नेक्स्ट है वेयर द साइन ऑफ द टू वेव फंक्शन आर डिफरेंट. दोनों अगर अपोजिट हो गए, दोनों अपोजिट हैं तो क्या हो जाएगा, भिड़ जाएंगे आपस में, सब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव. यानी सेम सेम है तो कंस्ट्रक्टिव. अब जब अपोजिट हैं, ध्यान समझिए यहाँ पे स्टार क्यों लगा, क्योंकि जब आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग, जब अपोजिट के बनते हैं तो एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग के ऊपर ये स्टार बना देते हैं. ठीक है, यानी वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी. यानी जब माइनस हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव, प्लस हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव. तो ये थी बेसिक जो LCA यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. अब डायग्राम के थ्रू और भी अच्छे से समझिएगा. एग्ज़ाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बीटेक कोर्स में रिटेन एग्ज़ाम होता है, और रिटेन एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, गोला मार दिया आगे बढ़ गए. ठीक है, तो रिटेन एग्ज़ाम में अगर ये डायग्राम आप बनाते हैं तो क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है. एक पेज भर डालो, इतना एक्सप्लेनेशन बेटर आंसर नहीं माना जाता. लेकिन अगर आपने डायग्राम बना दिया इससे तो ये बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है. देखिए ज़रा, एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, अब ये गोला हमने ऐसे नहीं बना दिया गोला. क्यों गोला बनाया, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है इसका शेप ओवल होता है. क्या होता है, ओवल. एस ऑर्बिटल का शेप ओवल, पी ऑर्बिटल का डम्बल, डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल. तो एस ऑर्बिटल एक है, ये दो आपस में जब ओवरलैपिंग किया तो यानी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. जैसे ही ये आपस में ओवरलैपिंग किया, देखिए इस तरह से ओवरलैपिंग हो गया, दोनों आपस में मिल गए और ये पॉजिटिव साइन. और जब आपस में मिल जा रहे हैं तो इसी को बोलते हैं हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल. यहाँ पे देखिए एस ऑर्बिटल में ही एंटी बॉन्डिंग, यानी एक पॉजिटिव है, एक पूरब है और एक पश्चिम हो गया. ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले हो गए, एक प्लस एंड एक निगेटिव. और जब दो दोस्त के एक का विचारधारा इधर एक भागेगा उधर तो क्या होगा, कभी भी कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा. क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव. और डिस्ट्रक्टिव आएगा तो बीच में क्या मैंने बताया था, दीवार बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नोड. यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये बन गया, दोनों में दीवार हो गया, एक इधर भागा एक इधर भागा, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये बन गया नोड, ये बन गया एंटी बॉन्डिंग. अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, किस पे इलेक्ट्रॉन ढूंढ लेंगे आसानी से, तो आंसर होगा बॉन्डिंग में. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिखने से ही लग रहा है डेंसिटी ज़्यादा होगा. एंटी बॉन्डिंग में बीच में दीवार आ गया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो गया. तो ये डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया. द नेक्स्ट है, द नेक्स्ट टॉपिक, द नंबर ऑफ बॉन्ड टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. अब जो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब इन सब का जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर. क्या बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे हम स्टेबिलिटी बताते हैं, उसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है. क्लियर, क्या क्या चीज़ हमने समझा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आपने देखा कि स्टेबल है कि नहीं है. बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. देखिए एक थ्योरी दिया और एक थ्योरी के बेसिस पे कितनी चीज़ें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कि अब आगे आप हायर क्लास में देखेंगे, इसी से पता भी चलेगा कि कलर प्रोड्यूस करेगा कि नहीं होगा. क्यों कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है बाकी नहीं देता. ठीक, क्यों प्रेसिपिटेट बनता है, क्यों कलर प्रोड्यूस होता है, वो सारी कहानी यहीं पे है. तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है तो NB का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग घटा दिया अपॉन 2, ठीक है। वेयर एन बी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एन ए मीन्स एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फॉर ए स्टेबल मॉलिक्यूल, कोई भी तभी स्टेबल होगा जब एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं तो एन बी तो भाई ज़्यादा ही रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा तभी दे आएगा, ठीक है। अब माइनस में आ गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कहीं पे भी बॉन्ड ऑर्डर अगर माइनस में आ गया इसका मतलब वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अभी इसका आगे डिटेल में देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेगेटिव आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रैक्शन में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लाइटली अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, डिसोसिएशन एनर्जी एंड 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एराइज होते यहीं। तो हमने एमओटी थ्योरी को अप्लाई किया, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया तो हम उसकी स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, डिसोसिएशन एनर्जी भी बता सकते हैं एंड बॉन्ड लेंथ भी। क्लियर हुआ सभी को? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी पता चल जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो ये हो गया थ्योरेटिकल। अब थोड़ा सा आसान भाषा में कहते हैं कि आसान भाषा में समझ लीजिए कि ये साइंटिफिक नहीं है बट 100 काफ़ी हद तक 99% ट्रू हो जाता है, ठीक है। क्या है? जुगाड़ टेक्नोलॉजी समझने के लिए कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो सिंगल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया तो इसका मतलब ये आ जाएगा डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे ऑक्सीजन है इसके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया यानी H2, जैसे हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन सिंगल, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया तो इसका मतलब आ गया कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल आ गया, कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे एसिटिलीन CH2, ठीक है, CH2 इस तरह CH ट्रिपल बॉन्ड, एक मिनट ऐसे देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाइए कि बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो सिंगल लाइन, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो डबल, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड। अब ज़रा सोच के बताइए कि कोई चीज़ अगर एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, थोड़ी सी दूर दूर रहेगा। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया। अब 2 एटम को 2 लोग पकड़ के खींच रहे हैं, एकदम पास पास ला रहे हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया तो यानी लेंथ क्या होगा? जब कोई चीज़ 2 लोग खींचेंगे तो और क्लोज आ जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 लोग एकदम खींचे हुए, 3 बॉन्ड से जुड़ा होगा तो यानी बहुत ही क्लोज होंगे, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? एकदम भी कम। तो इस तरीके से आप समझ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, बॉन्ड ऑर्डर 1 तो सिंगल बॉन्ड, दूर दूर रहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर 2 तो यानी 2 से जुड़ा होगा तो थोड़ा और पास आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ थोड़ा और कम हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और भी ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे और आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा ढेर सारे क्वेश्चन की, और तैयार हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। द नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ MOT। तो अभी तक बेसिक के बारे में आपने समझा, अब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू MOT। अब जो लार्ज क्वेश्चन आएंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो इसी टाइप में कि अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन एंड मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये 2 रूल हैं, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन एंड मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 14 से कम और 14 से ज़्यादा। अब ये कैसे बनेगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, जो चीज़ मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि जैसे आप ऐसे समझिएगा
कि हाइड्रोजन है तो 1 है, इसके बाद 1s1, यानी ये हो जाएगा 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, 1s1 हो गया। तो यानी सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आएगा, उसके बाद 2s ऑर्बिटल आएगा, फिर p ऑर्बिटल आएगा, फिर d ऑर्बिटल। तो पूरे सिलेबस में p ऑर्बिटल तक की कहानी है, p ऑर्बिटल तक ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, उससे ज़्यादा आपको हायर क्लासेस में है। तो अब जैसे हमने देखा कि 1s ऑर्बिटल और प्लस 1s ऑर्बिटल यानी ओवरलैप हैं, तो आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना देंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, और ये देखिए ओवरलैपिंग एरिया, यहीं पे ओवरलैपिंग करेंगे, और इसको बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोल देते हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। यानी जब s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड। बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की, ठीक है, 2s ऑर्बिटल तो सब कुछ सेम होगा। 2s ऑर्बिटल थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होगा, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है, ओवल शेप ही रहेगा। ये भी इस तरह से ओवरलैप करेगा तो सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, दिस इज द ओवरलैप एरिया, सिग्मा बॉन्ड एंड, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो 1s ऑर्बिटल में हमने देखा 2 बनेंगे, जितने बॉन्डिंग उतने ही एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। 2s में भी 1 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग बनेगा, क्लियर। उसके बाद कहानी आती है p में, 2p। अब यहीं से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है, थोड़ा सा टफनेस स्टार्ट हो जाता है। अभी तक बहुत बेसिक था, अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी ट्विस्ट लेता है, 2p ऑर्बिटल। अब हमें पता है p ऑर्बिटल में आम भाषा में समझने के लिए 3 बक्सा होता है, 3 बॉक्स, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स। हर एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसके बाद रूल पढ़ा आपने कि पेयरिंग होता है, यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में 6, यानी 3 ऑर्बिटल हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर मैंने बताया, p ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, जो p ऑर्बिटल है ये है डम्बल शेप, DUMBLE, डम्बल शेप, कहाँ से भी नहीं रहा, ठीक है, डम्बल शेप, ठीक है, दिस इज द डम्बल शेप, ठीक है, डम्बल शेप होता है। इसको जरा देख लेते हैं। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा कि p में 3 है तो इन तीनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। जैसे एक का नाम हो जाता है यहाँ पे px ऑर्बिटल, ठीक है, फर्स्ट है तो px ऑर्बिटल, सेकंड है तो py ऑर्बिटल, और थर्ड है तो pz ऑर्बिटल। क्लियर। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। s ऑर्बिटल में तो सिंगल था, 2 ओवल से आपस में ओवरलैपिंग कर लिया, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। 2s में भी यही, यहाँ तक सिंपल। p के केस में 3 है, px py pz, ठीक है। अब तीनों का ओरिएंटेशन अलग होगा और इन सब में टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी अलग अलग होंगे। यही चीज़ हमें समझना है कि सिग्मा बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा, और क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ज़रा देखते हैं इन सबको। तो p ऑर्बिटल हमने देखा कि डम्बल शेप होता है। मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देन मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक। तो देखते हैं ज़रा p ऑर्बिटल के लिए, p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल में क्या होता है कि मैंने बताया कि डम्बल शेप में होता है और 3 एक्सिस है, px py एंड pz। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, ठीक है, अलग तरीके से, तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। इस तरह से एक्सिस कहीं से भी आप x मान लीजिए, चाहे इधर से x मान लीजिए, कहीं पे यहाँ से भी x मान लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे x दिया है, x y z, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। अगर आपने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, बॉन्डिंग भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, क्यों? अगर मान लेते हैं किसी ने कहा नहीं भाई हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हमारा मन कर रहा है कि मैं बनाऊं ऐसे, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे z एक्सिस,
ठीक है, किस बुक में ऐसे माना गया, किसी बुक में ऐसे। तो आप एकदम एग्जैक्ट समझिए कॉन्सेप्ट से क्या चेंजेज होगा दोनों में। ध्यान से देखिए ज़रा, पहला फर्स्ट केस हम मान के चलते ये दिस वन। अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे हमने माना तो पी एक्स ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए सभी लोग। पी एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ऑन द प्लेन पी एक्स हो गया, ठीक है। यानी ये पी एक्स ऑर्बिटल दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल से मिलेगा इस तरीके से, ये भी एक्स एक्सिस हो गया, इसको हम बोल सकते हैं पी एक्स एक्सिस, दिस इज द पी एक्स एक्सिस, दिस इज द पी एक्स। अब जरा सोच के बताइए, अगर इस तरीके से है, मान लीजिए एक पेन ये है और ये, तो इस एक्सिस पे मिल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही कम है। ध्यान से देखिए, अगर ऐसे मिलेगा तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज़ वेरी वेरी लेस। जब बहुत ही कम एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होगा तो ध्यान से देखिएगा बनेगा कौन सा, सिग्मा या पाई बॉन्ड। सोच के बताइए ज़रा, कमेंट में लिखिएगा सब लोग क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? जब पी एक्स एक्सिस पे है तो इस तरीके से ओवरलैपिंग किया तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। जैसे ही सिग्मा बनेगा उतना ही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पी वाई एक्सिस केस पे। अगर हम पी वाई एक्सिस की बात करते हैं तो देखिए हमने ये एक्स एक्सिस माना था, ये वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये ऐसे डंबल शेप में होगा, दिस वन, दिस इज द वाई एक्सिस और ये भी वाई एक्सिस, ठीक है। तो जरा सा देखिएगा, ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द पी वाई। अगर यही दूसरा वाला पी वाई है, दिस इज लाइक दिस वन पी वाई, और यहाँ पे भी है ये पी वाई। अब देखिए ज़रा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब ये क्या है, वाई एक्सिस पे, यानी वाई यानी थोड़ा सा झुका हुआ। जब ये इस तरीके से मिलेगा तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है, इस तरीके से मिल रहा है तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। अब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई? ज़रा सोच के बताइए, कमेंट में लिखिए आप लोग। देखिए ज़रा, इस तरीके से ऐसे होगा, और दूसरा वाला मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यानी एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगा, यानी इधर भी हो रहा है इधर भी। और जब एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगा तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सोच के बताइए ज़रा, सिग्मा या पाई? इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। यानी ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड। इन सब चीज़ों को समझना है, आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हमने बताया कि पी ऑर्बिटल में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अगर पी एक्स हमने देखा तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्डिंग भी बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। पी वाई के केस में हमने देखा इस तरीके से रहेगा, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, पी जेड ऑर्बिटल। अगर पी जेड ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसको हम बनाते हैं रेड कलर से। देखिए ज़रा, पी जेड ऑर्बिटल, अगर जब पी जेड ऑर्बिटल और दूसरा पी जेड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बनेगा कि पाई। इसको अच्छे से समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो पी जेड, तो जेड एक्सिस कहाँ पर है, ये, यानी इस तरीके से बनेगा। ऐसे आपने कलम लिया, इस तरीके से बना दिया एक डंबल से, दिस इज द पी जेड एक्सिस, पी जेड एक्सिस प्लस दूसरा वाला भी पी जेड एक्सिस, इस तरीके से बन गया। अब जैसे ही आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो देखिए ज़रा, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। यहाँ पे भी खूब अच्छे से ओवरलैपिंग कर रहा है और यहाँ पे भी वो अच्छे से ओवरलैपिंग कर रहा है। लुक एट हियर, दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। तो जब एरिया ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर एक्स एक्सिस पे मिल रहा है पी एक्स, अगर हमने एक्स एक्सिस यहाँ माना, बेस पे मान लिया, तो एक्स एक्सिस है तो ये कौन सा बनाया,
मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज मिनिमम, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। पी वाई एक्सिस यहाँ पे हमने माना तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इस तरीके से होगा, देखिए इस तरीके से ओवरलैप होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड। अगर हमने इस लाइन को जेड एक्सिस मान लिया तो देखिए पी जेड आपस में मिलके क्या बन गया, पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हर एक बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, कभी कभी पी एक्स को सिग्मा बना देता है, कभी कभी पी जेड को, या इस तरह से चेंज है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप तुरंत एक्सिस ऐसे बना दीजिए, इसको आप लेटेस्ट एज्यूम लिख दीजिएगा, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड। क्लियर? तो हमने इसको एक्स माना तो दिस इज सिग्मा, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई। अब जरा सोच के बताइए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर मैं इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, तब क्या होगा? सोचिए ज़रा, सोच के बताइएगा कमेंट में। अगर इसको x मान लिया, ये y ये z एक्सिस, तो सोचिए ज़रा, तो यहाँ पे होगा डम्बल शेप, तो यानी px और px इस तरीके से ओवरलैप होगा, यानी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये y मान लिया हमने, जरा देखिए ज़रा, ये y, तो यानी इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा, ऐसे थोड़ा सा y एक्सिस पे बेंट रहेगा इस तरीके से। कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड, यानी px भी पाई बनाया, py भी पाई बॉन्ड बनाया। अब pz क्या बनाएगा? सोचिए ज़रा, अब pz अगर ऐसे ओवरलैपिंग करेगा तो ओवरलैपिंग एरिया क्या हो गया? मिनिमम। और मिनिमम ओवरलैपिंग एरिया, तो ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे सभी लोग अलग अलग मानते हैं, कभी कभी कोई सिग्मा pz भी लिख देते हैं और कभी कभी सिग्मा मतलब पाई 2pz भी लिख देते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पाई भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं सिग्मा। तो सबसे बेस्ट वे है आप यहाँ पे पहले से ही एक्सिस डिसाइड कर लीजिए कि आपने एक्स एक्सिस किसको माना है, वाई किसको माना है, जेड किसको माना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से फटाफट समझ लेते हैं, फटाफट इसकी समरी यही है कि जब भी कोई इस एक्सिस पे मिलेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा। ऐसे मिलेगा तो पाई, और इस तरह से बेंट होकर मिलेगा भी पाई, ठीक है। तो आज हमने आपको ओवरलैपिंग सिखाया, कैसे इलेक्ट्रॉन फील होता है, क्या क्या बॉन्डिंग है, क्या एंटी बॉन्डिंग है, ये सारी बातें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बेस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।